अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिजनेस अकाउंटिंग कोर्स कोड है हमारा 1340। आईकॉम एंड एफ ए सेमेस्टर 3 का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये बेसिक सब्जेक्ट है कॉमर्स का। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे प्रीवियस मैं ऑलमोस्ट 9 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। ठीक है, उसमें मैंने सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की है कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर ना हो, क्लियर होने से रह ना जाए। सारे कॉन्सेप्ट्स में आपके क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर जितनी एग्जाम्पल्स गिवन है मैंने अच्छे तरीके से उन्हें डिफाइन किया है। जो इंट्रोडक्शंस गिवन है वर्ड टू वर्ड मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवाया है। ठीक है, उसके अलावा जब जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है, ठीक है, आप अगर अपनी एक्सरसाइज कवर करना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको आपकी एक्सरसाइज कवर करवा दूंगी। ठीक है, जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, बेसिकली मुझे अभी ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक हो गए हैं अपनी अकाउंटिंग के लेक्चर स्टार्ट किए हुए। तो मैंने इस तरीके से कर रही हूँ कि अपने इंट्रोडक्शंस एंड आपके जितने भी बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन है वो मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए समझा देती हूँ, ताकि जो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते, फिर भी उनके लिए आसानी हो जाए, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँ और वो खुद अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं याद, मैंने सर्च किया था, मुझे तो कोई ऐसा ट्विटर नहीं मिला, यूट्यूबर नहीं मिला जो मेरे अलावा आपको अकाउंटिंग कोर्स 1340 एंड जो इंटर लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लेक्चर्स आपको अवेलेबल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन लेक्चर से आई होप आपकी हेल्प होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि क्योंकि ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपने मैट्रिक तक इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो ये एडवांस अकाउंटिंग है। इससे पहले आप प्रीवियस 1339 यानी कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ उन्हें अच्छे तरीके से करूँ और कोई भी आपका वीक पॉइंट रह ना जाए। क्योंकि आपको पता है कि आपके जो अकाउंटिंग का पेपर आता है ना, वो एग्जाम्पल से आता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज कर लिया जाता है और कुछ नहीं होता। वो अकाउंटिंग इतना आसान सब्जेक्ट है, आपकी सोच से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, लेकिन शर्त ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं और बहुत सारे और सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन इस और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको याद करना पड़ता है, और मैथमेटिक्स और स्टैट्स के अंदर, इस टाइप के सब्जेक्ट्स के अंदर आपको चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं। अकाउंटिंग के अंदर सारी चीज़ें आपके पास गिवन होती हैं, आपको सिर्फ 5% चीज़ों को फाइंड करना पड़ता है, बाकी 95% चीज़ें आपके पास गिवन होती हैं। आपने क्या करना होता है, उन्हें उनके सूटेबल अकाउंट के अंदर पुट कर देना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा था अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, यानी कि हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या देखा था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता वो अपने डाटा को किस तरीके से रिकॉर्ड करती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, फिर वो किस तरीके से फाइंड करते हैं कि उन्हें सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो टाइटल के साथ भी और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मेंशन हो रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके गर्ल्स के लिए मेरे पास अलग सेपरेट ग्रुप्स हैं और बॉयज़ के लिए मेरे पास अलग ग्रुप्स हैं। आप इनमें से अगर गर्ल्स हैं तो मैं आपको गर्ल्स के ग्रुप में ऐड कर दूँगी, और अगर आप बॉय हैं तो फिर मैं आपको बॉयज़ के ग्रुप में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग फ्रॉम अनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग, हमने अकाउंटिंग सीखनी है, ये हमारी पूरी बुक ही हमें अकाउंटिंग सिखाएगी। फ्रॉम अनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो छोटे जो होते हैं ना लेवल के शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वो मेंटेन करते हैं। इन्हें सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आपका इस चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को अकाउंटिंग फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसे जिन लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम के ज़रिए अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड किया कि अपने डाटा को रिकॉर्ड किया होता है सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर, हम उस रिकॉर्ड को किस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन गिवन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या सीखना है इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में देखना है कि ऐसे सोल प्रोप्राइटर जिन्होंने जो सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं उनका डाटा हम डबल एंट्री सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने से आएगी। ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है।
देयर आर, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि इसे इंट्रोडक्शन टू सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम्स, ठीक है, बुक कीपिंग सिस्टम यानी कि खाता नवीसी की जिस यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, विच मे बी फॉरवर्ड बाय द बिजनेस मैन टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच आर, यानी कि जो बिजनेस मैन होता है ना, कारोबार का जो मालिक होता है, वो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, कारोबार के जो लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि जो कारोबार का मालिक होता है वो अपने डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करता है, ठीक है। एक दुकान एक किस्म कौन से दो तरीके इस्तेमाल करता है, यानी कि कोई पहला तरीका इस्तेमाल करता होगा और कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करता होगा। कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट 1 में गिवन है, डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग एंड सेकंड सिंगल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग। यानी कि कुछ मालिकान ऐसे हैं, कुछ कारोबारी लोग ऐसे हैं जो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़ कंसिडर्ड अ फॉर्मल एंड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, ठीक है, बट सम सोल ट्रेडर्स हैविंग स्मॉल बिजनेसेस used single entry system of bookkeeping. It is a system in which only the record of customers, suppliers and cash is maintained, but the record of assets, liabilities, revenues and expenses is not kept because cash received is considered as revenue and cash paid is considered as expenses, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू समझा दूंगी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कैश रिसीव्ड इज़ कंसिडर्ड एज रेवेन्यू, यहाँ तक कैश रिसीव्ड इज़ कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एंड कैश पेड इज़ कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस। Under single entry system of bookkeeping, the concept of recording dual aspect is ignored and only one aspect of transaction is recorded. Sometimes complete transactions is not recorded, whereas both aspect of transactions may be recorded. A bookkeeper accountant has to calculate the operating result of business from his incomplete record. This is the reason it is also called business from his incomplete record. सॉरी, मैंने फिर से वही लाइन रिपीट कर दी है, इट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है सिंगल एंट्री सिस्टम की। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो मालिकान होते हैं, कारोबार के बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को, यानी कि बिज़नेस के जो लेन देन होते हैं, ठीक है, उनकी यानी कि वसूलियाँ और अदायगियाँ, किसी भी तरह के जो कारोबारी लेन देन होते हैं, इनको रिकॉर्ड करने के लिए दो तरह के सिस्टम यूज़ करते हैं। कुछ कारोबारी लोग ऐसे होते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। हम पूरी अकाउंटिंग में अकाउंटिंग जो हमने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पढ़ी है उसमें भी हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा है और आगे भी हम हमेशा डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ेंगे। कुछ लोग डबल एंट्री से, कुछ बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं और कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ये फॉर्मल है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। इसके अंदर एक सिस्टमेटिकली हम क्या करते हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को यानी कि लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। और जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चला रहे होते हैं, जो अच्छे लेवल पे होते हैं, हाई लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारे वो लेन देन होते हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जबकि जो छोटे मालिकान होते हैं, छोटे लेवल के मालिकान होते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स हैविंग स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि ऐसे मालिकान जिनको छोटे छोटे कारोबार होते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें जो हमारी मतलब अपने मोहल्ले में देखें बहुत सारी शॉप्स होंगी, ठीक है, शहर बाज़ार में देखें नॉर्मल बहुत सारी शॉप्स हमें नज़र आती हैं, तो ये सारे जो मालिकान होते हैं ना छोटे लेवल के, ये सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी कैश ट्रांजैक्शंस, अब देखें फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, आपके मोहल्ले के अंदर एक दुकान है, वहाँ एक दुकानदार बैठा हुआ है और आप उससे कोई चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके पास बिस्किट का एक डब्बा पड़ा है और आप बिस्किट का डब्बा परचेज़ करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप उसे 20 रुपीज़ उसकी प्राइस है, आप 20 रुपीज़ देंगे और वो जो बिस्किट का पैकेट है आप वो परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। अब वो मुझे बताएं, क्या आपने कभी देखा है कि अगर आप कोई कैश ट्रांजेक्शन्स उस शॉपकीपर के साथ कर रहे हैं, उस शॉपकीपर के से बिस्किट ख़रीदने हैं 20 रुपीज़
का कैश पर, और उसको साथ ही कैश पे कर रहे हैं 20 रुपीज़। तो क्या कभी आपने देखा है कि ऐसा शॉपकीपर उस 20 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा हो किसी डायरी पे? बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि कोई भी जो छोटे लेवल का बिज़नेस मैन होता है ना, छोटे लेवल का जो शॉपकीपर होता है, जो अपने कारोबार को चला रहा होता है, वो कभी भी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई भी चीज़ उससे परचेज़ करें, अगर आप उस परचेज़ करते साथ उसे पैसे दे रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा, आपसे पैसे वसूल कर लेगा और वो चीज़ आपको उठा के दे देगा। इसकी कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके पास जितने भी पैसे वगैरह मौजूद होते हैं ना, ठीक है, वो उनको लेता जाता है, माल परचेज़ करता है और अपनी दुकान में ला कर रख देता है। वो इसकी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, ठीक है। बस वो उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करता है, सिर्फ वो 2 चीज़ें रिकॉर्ड करता है अपनी डायरी के अंदर। कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करता है? एक तो वो ये चीज़ रिकॉर्ड करता है कि किस बंदे ने मुझसे कितना उधार पे माल ख़रीदा है और मैंने किस आदमी को कितने पैसे देने हैं, यानी कि सिर्फ वो 2 चीज़ों की रिकॉर्डिंग करता है। एक वो ये रिकॉर्ड करता है कि मैंने किससे कितने पैसे देने हैं, और एक ये रिकॉर्ड करता है मैंने किससे कितने पैसे लिए। इसके अलावा वो कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करता, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कैश ट्रांजैक्शंस को वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। जितने पैसे आते हैं वो क्या करता है, उसके एक बॉक्स, आपने देखा होगा कि ऐसे शॉपकीपर्स के पास एक बॉक्स वगैरह पड़ा होता है, जिसके अंदर वो आपसे पैसे, जो आप उनसे जो चीज़ें परचेज़ करते हैं, उसके बदले में आप जो उन्हें पैसे देते हैं, वो आपसे लेते हैं, आपको चीज़ देते हैं, आपसे वो पैसे लेकर उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं, ठीक है। वो इकट्ठे उनके पास पैसे होते रहते हैं, जब उन्हें कोई ज़रूरत पेश आती है उनमें उनसे पैसे निकालते हैं, उस बॉक्स से पैसे निकालते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, चाहे वो घर की कोई ज़रूरत हो या दोबारा से उन्होंने माल ख़रीदना हो, वो कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। लेकिन इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आप ऐसे शॉपकीपर के पास जाएँ और आप उन्हें कहें कि ना, हमें 1 मंथ का जो सामान है आप हमें रेंट पर दे दें, यानी कि उधार पे आप हमें दे दें ये सामान। फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी ले रहे हैं, पत्ती ले रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन उधार पे ले रहे हैं, तो वो इस ट्रांजैक्शन की जो ये लेन-देन आपका और उस शॉपकीपर के दरमियान होगा, वो इससे रिकॉर्ड ज़रूर करेगा, ठीक है। इससे रिकॉर्ड वो करेगा, वो अपनी एक डायरी ओपन करेगा, उसके अंदर आपका नेम मेंशन कर देगा और लिख देगा कि आपने मेरे इतने पैसे देने हैं, ठीक है, और वो आपको वो माल दे देगा उधार पे, सिर्फ वो इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करेगा। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे कोई चीज़ लेने गए हैं और आपने वो चीज़ परचेज़ कर लिया, आपने उससे फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़ दिए हैं और उसके पास उस टाइम पे चेंज नहीं है, तो वो क्या करे, और आप कहते हैं चलिए ठीक है आप ये पैसे रख लें, मैं शाम को आप आके आपसे बाकी जो 200 या 300 बच रहा है वो मैं आपसे आकर शाम को ले जाऊँगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी एक डायरी ओपन करेगा और वहाँ पे मेंशन कर देगा कि मैंने फ़लाँ शख्स के 200 या 300 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। सिर्फ वो ये 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, एक वो जो उसने देनी हो और एक वो ट्रांजैक्शन जो उसने वसूल करनी हो। इसके अलावा वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करता। जबकि जो ऐसा बड़े लेवल का बिजनेसमैन होता है, जो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, वो कैश ट्रांजैक्शन हो या किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो हर तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये फ़र्क होता है सिंगल एंट्री सिस्टम का और बड़े एंट्री सिस्टम का, ठीक है। अब हमें सिंगल एंट्री सिस्टम को, यानी कि ऐसे छोटे लेवल के दुकानदार को यानी कि छोटे लेवल का जो दुकानदार होता है, जो अपना वो रिकॉर्डिंग सिंगल एंट्री सिस्टम पे कर रहा होता है, इस सिंगल एंट्री सिस्टम को हमें डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, उसने छोटे लेवल पे एक दुकान किसी मोहल्ले में या किसी टाउन में किसी भी कमर्शियल एरिया में उसने अपनी एक शॉप ओपन की है और वो छोटे लेवल की, ठीक है। तो थोड़े अर्से बाद उसकी क्या हो गया, दुकान चलने लग गई है, और लेकिन वो चाहते, उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो अपनी दुकान में और माल डलवाए ताकि उसको और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो कोई शख्स फॉर एग्जांपल उसे मशवरा देता है कि तुम इस तरह करो कि बैंक में जाओ, अपने ये सारे अकाउंट्स लेकर किसी बैंक के में चले जाओ, उसे ये अपने सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ कि देखो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, मेरी दुकान इतनी ज़्यादा चल रही है, आप मुझे इतने पैसों का फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ का आप मुझे लोन पे कर दें, तो मैं आपको इतने अरसे बाद लौटा दूँगा। तो जब वो फिर वो जो आपको सरमाया 10,000 रुपये का या 10 लाख रुपए का जो बैंक की तरफ से आपको सरमाया मिलेगा, उससे आप अपने दुकान में माल डलवा लेना, फिर आपका ज़्यादा माल फ़रोख्त होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरह आपका जो कारोबार है वो वसी होता जाएगा, ठीक है। अब वो जो सिंगल एंट्री सिस्टम वाला है, यानी कि जो छोटे लेवल का दुकानदार है, वो अपनी छोटी सी डायरी को उठाएगा जिसमें सिर्फ़ उसने
दो चीज़ों की ट्रांजैक्शंस की होगी, एक जिनसे उसने पैसे वसूल करने हैं और एक जिनसे उसने पैसे देने हैं। वो ये डायरी, छोटी सी डायरी उठा के बैंक के पास जाएगा और उससे अपनी सिंगल एंट्री सिस्टम की वो डायरी दिखाएगा। जो बैंक होगा वो कभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता, कहीं पे भी सिंगल एंट्री सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी शख्स को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए एक शर्त होती है कि आपको बस थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब जो दुकानदार गलियों में बैठे होते हैं, जो जिनकी छोटी छोटी शॉप्स होते हैं, क्या उन्होंने कोई अकाउंटिंग की क्लासेस ली होती हैं कि हमने अपने डाटा को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है? बिल्कुल नहीं। उनमें खुद से बस अगर उन्हें लिखना आता है तो वो बस क्या करते हैं, एक नाम लिख लेते हैं, उसके सामने उसके अमाउंट लिख देते हैं और उधार लिख लेते हैं या वापसी लिख लेते हैं, इस तरीके से एक वर्ड लिख लेते हैं, इस तरीके से वो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। लेकिन बैंक क्या करता है, वो कभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम की रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कभी भी उसे लोन नहीं देगा सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर की हुई रिकॉर्डिंग पर। फिर उस शख्स को लोन की ज़रूरत होती है अपने कारोबार को वसी करने के लिए, तो उसे बैंक उससे कहता है कि आप मुझे बताएं कि आपके पास कैपिटल वगैरह कितना है। उसे तो नहीं याद होता क्योंकि उसने रिकॉर्डिंग ही नहीं की होती। वो उससे पूछता है कि आपके दिन में कितनी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। कैश ट्रांजैक्शंस की तो आपने देखा शॉपकीपर्स कभी रिकॉर्डिंग कर ही नहीं होते, तो उसकी उनके पास की इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो बैंक को रिक्वायर्ड होती है। तो बैंक उससे कहता है कि आप किसी अकाउंटेंट के पास जाएं और अकाउंटेंट से अपना एक डाटा बनवा के लेके आएँ। वो अकाउंटेंट से आप अपने एक डाटा को प्रिपेयर करवा के लेके आएँ, सारा डाटा एक सीक्वेंस में, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने आपको लोन देना है कि नहीं, ठीक है। फिर जो इस तरह का छोटा शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, जब अपने सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो किसी ना किसी अकाउंटेंट के पास जाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम एज अ अकाउंटेंट हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर कोई शख्स हमारे पास अपनी ट्रांजेक्शन्स को लेके आता है तो हमने उसे डबल एंट्री सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अब देखें, सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर जो हमारे पास रिकॉर्डिंग होगी उसके अंदर ना ही हमारे पास मेंशन होगा कि इसका कैपिटल कितना है, ना ही हमें इसके पास पता चलेगा कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कोई चीज़ मेंशन ही नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसे शख्स का हम प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कि जिसकी सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर रिकॉर्डिंग की होती है जिस शख्स ने, हम उसका प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम इसमें एक ऐसा सिस्टम सीखेंगे, एक ऐसा तरीका इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि हमें कोई भी शख्स अपना अधूरी सी इन्फॉर्मेशन भी देगा ना, तभी हम उसका प्रॉफिट भी उसको बता सकेंगे, उसे बताएंगे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस हम किस तरीके से बताएंगे, हम क्या करेंगे, उसका जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसमें से उसका जो क्लोजिंग कैपिटल होगा उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि इस शख्स को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती, ठीक है। हमने सिर्फ देखना है कि इसका प्रॉफिट और लॉस हम इस शख्स का कैसे पता कर सकें, क्योंकि जब वो फॉर एग्जांपल बैंक वगैरह में, जैसे हम एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, वो लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देता है, ऐसे बिजनेसमैन को लोन देता है जिन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है। वो कभी भी ऐसे शख्स को लोन नहीं देता जो पहले से लॉस में जा रहा हो, ठीक है। तो हमने उस बंदे को उसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करके दिखाना होता है, ठीक है। इसमें हमें क्या होता है, मैं आपका जो पैराग्राफ में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, ये नीचे जो पॉइंट्स गिवन थे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक ही में समझा दी है। तो अभी हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा यहाँ तक, यानी कि मैंने आपको आपका टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। कि हमने क्या सीखना है इस चैप्टर में, हमने देखना है कि जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं छोटे लेवल के, उनका हम प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, ऐसे लोगों का डाटा का ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम उनका ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से फाइंड करेंगे, और अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये कुछ ओवरव्यू था ताकि आपको समझ आ जाए कि इस चैप्टर में आपने करना क्या है, ठीक है। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अगर हमने जब उस बंदे का प्रॉफिट और लॉस फाइंड करके देना है ना, कि हमने उससे बताना है कि यार तुम्हारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, तो हम किस तरीके से बताएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर ही हम उसे बता सकेंगे कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या तुम्हें लॉस हो रहा है, ठीक है। ये एक हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए। इसके अलावा जब हमारे पास कैपिटल वगैरह गिवन नहीं होता तो हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
जब हमने किसी भी तरीके का उसका कैपिटल फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर उसका ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो अगर हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। अगर उसके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, उसको अपना क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, तो हम उसका क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली हम इस चैप्टर में 3 चीज़ें बनाना सीखेंगे। एक हम बनाना सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक हम बनाना सीखेंगे 2 हम ऐसी स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे जो कैपिटल से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीखेंगे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए भी और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए भी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ। ये तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमने क्या करना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर अगर किसी ने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया हुआ है और अगर वो चाहता है कि हम उसकी अधूरी सी इस इंफॉर्मेशन को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर दें और उसे बताएं कि उसे साल के दौरान प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके पास उसका ओपनिंग कैपिटल कितना था और क्लोजिंग कैपिटल कितना था, अगर ये चीज़ें कोई फाइंड करने के लिए हमारे कोई मालूम करवाने के लिए हमारे पास आता है तो हम उसे किस तरीके से फाइंड करके देंगे। ठीक है, अब मैं आपको आज के लेक्चर में सिखाती हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर कल के लेक्चर से हम क्या करेंगे, अपनी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स करना सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 है ना, आपका इतना आसान है, आपकी सोच से भी ज़्यादा चैप्टर नंबर 2 आसान है कि अगर आपने बस इसका ये स्टेटमेंट्स बनाना सीख लिया ना, तो ये चैप्टर आप अपने फिंगर टिप्स पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेट सीख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे टॉपिक को, जितना टॉपिक हमने कवर किया, इसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चैप्टर की समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, उसने एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, एक छोटा सा जर्नल स्टोर ओपन किया। उसने एक जनरल स्टोर ओपन किया है और एक शख्स है, उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल आप रख लें मोहम्मद उस्मान। ठीक है, मोहम्मद उस्मान उस शख्स का नाम है। वो आता है उसके पास और उससे कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे क्या करें, आप मुझे तकरीबन 300 रुपये की चीज़ें उधार पे, मैं कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहता हूँ, आप मुझे उधार पे दे दें, मैं शाम टाइम आपको उसकी पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, वो उसके जानने वाला होता है, तो वो क्या करेगा, जो छोटा सा शॉपकीपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद उस्मान, उससे कहता है कि आप मुझे दे दें, आप मुझे शुगर दे, आप मुझे चीनी दे दें। तो वो क्या करेगा, इसके लिए उसे कोई अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। वो किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेगा, क्या वो इसी तरीके से रिकॉर्डिंग करेगा कि वो चीनी का वर्ड मेंशन करेगा, वो लिखेगा चीनी, ठीक है, आपकी 120 रुपये की चीनी होगी, आपने एक बिस्किट का डब्बा लिया है, बिस्किट का डब्बा लिया है लाइक 50 रुपये का, इसके अलावा आपने कोई छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, आपने पेन लिया है, 50 रुपये का पेन हो गया, एक आपने लिया कॉपी ले लिया और 200 की आपकी आ गई कॉपी। ठीक है, फिर वो नीचे टोटल मेंशन कर देगा ये कितना बन रहा है, 200, 300, 420 रुपीज़। वो कहेगा कि आपका 420 रुपये हो गए, आपने मुझे 420 रुपये देने हैं। ठीक है, मोहम्मद उस्मान कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शाम को आपको ये पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब जो एक छोटा शॉपकीपर होता है, जो हमारे मतलब इर्द गिर्द जो दुकानों में बैठे होते हैं, वो इस तरीके से अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये वो रिकॉर्डिंग है जो उसने वो किया, जो उसने किसी से पैसे लेने हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब वो कोई शख्स उसके पास आया और उससे कहता है कि उसे 5000 रुपीज़ देता है। ठीक है, वो शख्स कोई चीज़ परचेज़ करता है और उसके बदले में उसे 5000 रुपये देता है और उसने क्या किया, उसने 2000 रुपये की चीज़ें परचेज़ कर ली हैं, अभी उसका 3000 रुपया रहता है। लेकिन जो शॉपकीपर है उसके पास 3000 रुपया अभी नहीं है, तो वो शॉपकीपर उस शख्स को कहता है कि आप इस तरह कीजिए कि अभी मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं हैं, तो आपने 2000 की चीज़ें ख़रीद ली हैं, आपका जो 3000 रुपया रह गया ना, आप शाम 3000 रुपये वो आप मुझसे शाम टाइम आकर ले लीजिए या कल आकर ले लीजिए। ठीक है, अब ये उसने वो क्या करेगा, अपनी डायरी ओपन करेगा और जिस शख्स को उसने 3000 रुपये देने हैं, फॉर एग्जांपल उस शख्स का नाम है मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली को उसने क्या करने, 3000 रुपये देने हैं, तो वो क्या करेगा, 3000 रुपये वापस के नाम से एक रिकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है, इससे 420 पर वो लिख देगा वसूली,
ताकि उसे याद रहे कि मैंने 420 रुपये मोहम्मद उस्मान से वसूल करने और 3000 रुपये मैंने मोहम्मद अली को अदा करने, ठीक है। इस तरीके से वो अपनी रिकॉर्डिंग करेगा। इसमें वो ना तो डेबिट का ख्याल रखेगा, ना तो क्रेडिट का ख्याल रखेगा, ना कोई रूल फॉलो करेगा। अपनी पसंद से जैसे उसे आसान लगेगा वो अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से वो रिकॉर्ड करेगा, कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग के अंदर तो हमने देखा था कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना तो बहुत बार सीखा अकाउंटिंग में, लेकिन कभी हम ट्रायल बैलेंस से फाइंड कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कभी किसी और चीज़ से फाइंड कर रहे होते हैं। आज हमने देखना है कि हमारे पास तो न कोई डाटा गिवन नहीं है, कोई सीक्वेंस में डाटा ही गिवन नहीं है ऐसे शख्स का, इस फॉर्म में हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है। इस फॉर्म के डाटा से हम किस तरीके से उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आज के हमने पूरे चैप्टर में सीखना है, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर इस तरीके से खाता लेके हमारे पास आए और वो हमें कहते हैं कि आप ना ये मेरी डायरी है, आप इसे देखें और मुझे बताएं कि ना मेरा प्रॉफिट हुआ है मुझे साल में या मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने बैंक से या किसी शख्स से लोन लेना है किसी अपने कारोबार को वसी करने के लिए, किसी भी ज़रूरत की वजह वो बता सकता है। लेकिन वो मुझे कहते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हमें अपनी ट्रांजेक्शन डबल एंट्री सिस्टम में दिखाएँ, और मुझे डबल एंट्री सिस्टम बनाना नहीं आता, तो आप मुझे क्या कर दें, इस सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करते हैं, अकाउंटेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो हम उससे कहेंगे ठीक है, हम आपका जो सिंगल एंट्री सिस्टम में आपने जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया हुआ है, हम आपको ये डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से एक फॉर्मेट ड्रॉ करूँगी, क्योंकि अकाउंटिंग में जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो हम एक पूरा सीक्वेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। ये एक एग्जांपल है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लें, फिर न्यूमेरिकली जब इसे सॉल्व करेंगे तब हमें समझ आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब वो शख्स हमारे पास आया है उस दिन जो तारीख होगी मैंने लिख दी एज ऑन 31 दिसंबर 2020, ठीक है। 2020 की तारीख थी, मैंने वो तारीख मेंशन कर दी है। अब आपको पता है कि हमारे इस डाटा के अंदर हमारे पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब जब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन उसकी बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए, उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए हमें रिक्वायर होगी, ये हमें इस डाटा से तो नहीं मिल रही। हम क्या करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, उस क्वेश्चन आंसर की बुनियाद पर ही हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके दे देंगे, ठीक है। आपको पता है हम इस साइड पर क्या करते हैं, अपने एसेट्स मेंशन करते हैं। बैलेंस शीट बनाते वक्त स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह बनाई जाती है। यहाँ पे एसेट्स आएंगे, यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी, आप यहाँ अमाउंट लिख लें या रुपीज़ लिख लें, और यहाँ पे क्या करते हैं लाइबिलिटीज़ वगैरह मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये हमने मेंशन कर लिया। अब हमने पूछा है कि जब तुमने शॉप ओपन की थी तो सबसे पहले हम उससे क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि जहाँ पे आपने शॉप ओपन की हुई है वो आपकी अपनी शॉप है या आपने रेंट पे ली हुई है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि वो जो मेरी शॉप है वो मेरी अपनी है, ठीक है। मैंने कुछ अर्से पहले ज़मीन ख़रीदी थी और उसके ऊपर मैंने अपनी शॉप को बनाया, ठीक है, शॉप को तामीर किया। तो हम कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास लैंड एंड बिल्डिंग भी है, ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास ज़मीन भी तुम्हारी अपनी है और उसके ऊपर जो तुमने बिल्डिंग यानी कि जो अपनी दुकान बनाई ये भी तुम्हारी अपनी है। तो हम इसकी एसेट साइड में रिकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देंगे लैंड। अब देखिए लैंड की ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन हमें इस डाटा से नहीं मिल रही, बल्कि क्वेश्चन आंसर करने से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हम लिख देंगे, वो बताएगा कि मैंने इतने की ज़मीन खरीदी थी। इतना तो हर इंसान को याद होता ही है कि जब मैंने ये दुकान खरीदी थी तो मैंने कितने की ज़मीन खरीदी थी और कितने की मैंने दुकान बनाई थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख दिया। उसने कहा कि मेरा ना इसके ऊपर ज़मीन खरीदने और दुकान बनाने पर मेरा 5 लाख रुपये का खर्चा आ गया था, ठीक है, हमने ये मेंशन कर दिया। हमने कहा कि जब तुम्हारे पास स्टॉक वगैरह भी दुकान में मौजूद हो गया, तुम्हारी दुकान खाली क्या है या उसके अंदर कोई स्टॉक वगैरह भी मौजूद है, यानी कि चीज़ें वगैरह जैसे चीनी पत्ती और ये सारी मेंशन की, इस तरह की कुछ चीज़ें मैं अभी पड़ी भी हुई हैं, ये सारी ख़त्म हो गई हैं। तो उसने कहा नहीं मेरे पास तो अभी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हमने कहा अच्छा तुम्हारे पास स्टॉक भी है, और हमने उससे पूछा ऑलमोस्ट वो स्टॉक कितने का होगा। एक जो दुकानदार होता है वो ये बता सकता है कि उसके दुकान के अंदर जो चीज़ें हैं वो तकरीबन कितने मालियत के। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जितना सामान मेरी दुकान में पड़ा हुआ है वो तकरीबन 50,000 का है, ठीक है, हमने 50,000 रुपया मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके अलावा हमने पूछा है अच्छा जब तुमने ये दुकान बनाई थी 5 लाख रुपए की तुमने ये दुकान बनाई थी, क्या तुम्हारे ऊपर कोई लोन वगैरह भी है? जब तुमने ये दुकान बनाई थी तो तुमने किसी को उधार लिया था, ये सारे पैसे तुम्हारे अपने थे? तो वो कहेगा नहीं। फॉर एग्जांपल वो कहता है, क्योंकि ये एक्सपोज फिगर है, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं मैंने जो 5 लाख रुपए थे ये मेरे अपने ज़ाती हैं, मैंने किसी का भी कोई उधार नहीं देना। हाँ मैंने एक शख्स है उसका नाम है मोहम्मद अली, उससे मैंने 5,000 लिए थे, अभी मैंने उसका 3,000 रुपया वापस करना है। तो अच्छा हम कहेंगे अच्छा तुम्हारे ऊपर 3,000 रुपया वापस करना है, यानी कि 3,000 रुपये की तुम्हारे ऊपर
जिम्मेदारी आयद है, तो हम क्या करेंगे 3,000 रुपये को क्या कर देंगे उसकी लाइबिलिटी लोन लिख देंगे कि इसने किसी का कर्जा अदा करना है 3,000 रुपये का, तो जितने का भी उसने अदा करना होगा यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, लाइबिलिटी होगी। उसके अलावा हम उससे पूछेंगे क्या किसी ने तुम्हारे भी पैसे अदा करने हैं या तुमने किसी के 3,000, तो वो कहेगा नहीं एक और शख्स है मोहम्मद उस्मान, उसने मेरे क्या करने हैं 420 रुपये उसने मेरे क्या करने हैं पे करने हैं अभी, तो यानी उसके पास एसिड है, उसने किसी से पैसे वसूल करने हैं, यानी जो जिस शख्स से हमने पैसे वसूल करने होते हैं वो हमारा क्या होता है डेप्टर, तो हम कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास डेप्टर भी है, क्रेडिट है, ठीक है, जिसको हमने अदा करने होते हैं, आप लोन के बजाय यहाँ क्रेडिटर का वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है, क्रेडिटर जिससे हमने पैसे वसूल करने होते हैं वो हमारा क्या होता है डेप्टर। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि मैंने 420 रुपये मोहम्मद उस्मान से वसूल करने हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब हमने उससे कुछ और क्वेश्चन किए हैं, हमने कहा है कि क्या तुम्हारे पास इस दुकान के अंदर कोई कैश वगैरह भी पड़ा है, कोई यानी खाली दुकान है या कोई कैश वगैरह भी है, तो वो कहता है कि मेरे पास ना इतना कैश भी पड़ा है, तो हम कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास कैश भी, आपको पता है कैश हमारे क्या होता है एसिड होता है, यानी हम सवाल जवाब से ही अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन डाटा के अंदर गिवन नहीं होगी। अब उसने कहा मेरे पास दुकान के अंदर ना तकरीबन 20,000 रुपये की चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, हमने कहा अच्छा 20,000 रुपये के हम ये मेंशन कर देंगे एसिड साइड के अंदर। उसके अलावा हम उससे पूछेंगे देखें जब दुकान होती है तो उसके अंदर कोई ना कोई चेयर वगैरह भी पड़ी होती है, कोई ना कोई टेबल वगैरह भी पड़ा होता है, यानी कि उस दुकान के अंदर कोई ना कोई फर्नीचर की चीज़ भी पड़ी होती है, तो हम कहेंगे अच्छा तुम्हारा फर्नीचर भी है, फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर कितने का होगा जो तुम्हारी इस दुकान में पड़ा, वो कहता है कि मेरा ये फर्नीचर ना 50,000 रुपये का, हम कहेंगे ये 50,000 भी हम मेंशन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमने उससे पूछे कोई और बात तुम्हें याद हो तो वो भी बता दो ताकि हम वो मेंशन कर दें, कोई और चीज़ तुमने परचेज़ की हो या कोई और तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी हो, वो कहता है नहीं बस मेरी इतनी है, तो अब इस चीज़ को देखते हुए हम सवाल जवाब करने से ही हम क्या फाइंड कर देंगे उसका कैपिटल फाइंड कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं हम इन दोनों साइड्स का टोटल ले लेंगे, जिस साइड का आपको पता है हमारा टोटल ज़्यादा आता है वो हमारी उसी साइड का टोटल दोनों साइड में मेंशन किया जाता है। अब ये देखने से पता चल रहा है कि हमारा एसिड साइड का टोटल ज़्यादा है जबकि हमारी लाइबिलिटी साइड का टोटल कम है, तो हम अपनी इस साइड का टोटल कर लेते हैं, हमारे पास क्या आता है, तो ये टोटल हमारे पास आता है 6,20,420 और ये टोटल बड़ा है, ये मैं टोटल दोनों साइड पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। अब इस तरीके से अब ये दोनों साइड पे मेंशन हो, आपको पता है जिस साइड का टोटल ज़्यादा और जिस साइड का टोटल कम हो हम क्या करते हैं उसके अंदर से वो वैल्यू माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास टोटल आ गया था। अब हमारे लाइबिलिटी साइड के अंदर क्या है 3,000 की वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 6,17,420, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कैपिटल निकल के आ गया, ठीक है। हमें अब उसका कैपिटल खुद ब खुद पता चल गया, हालांकि उसे याद नहीं था कि उसने कितना बैलेंस, इसको हम क्या कहते हैं बैलेंस फिगर, ठीक है, ये हमारा बैलेंस फिगर होता है। तो उसे याद नहीं था कि उसका कैपिटल कितना था, अगर उसे याद होता तो वो खुद हमें बता देता कि मेरा इतना कैपिटल हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उसे याद नहीं था, उसे कुछ चीज़ें याद थी, हमने उन चीज़ों को देखकर खुद ही उसका कैपिटल फाइंड करके दे दिया। तो ये होता है, ये सारी अकाउंटिंग हम क्या करेंगे इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अब देखें ये तो हमने फर्स्ट टाइम में उसका कैपिटल फाइंड करके दे दिया। अब हमने कहा है कि अब हम फर्स्ट करें उससे कहते हैं कि आज तो हमने तुम्हें ये फाइंड करके दे दिया है तुमसे क्वेश्चन आंसर करके, नेक्स्ट टाइम जब तुमने हमसे सिंगल एंट्री सिस्टम के ज़रिए सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आना है ना, तो तुमने 3-4 चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेके आनी है, ठीक है। इस टाइम तो तुम्हें हमें सिर्फ कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन जब अगली बार तुमने आना है तो तुमने हमें ओपनिंग कैपिटल के बारे में ज़रूर बताना है कि जब तुमने अपने अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट किया था तो तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल कितना था, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा अगर तुमने कोई ड्राइंग वगैरह की है, ड्राइंग वगैरह का पता है आपको फर्स्ट ईयर से ड्राइंग होती है कि कोई भी जो मालिक होता है वो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने घर के लिए या किसी भी ज़रूरत के लिए जब वो अपने कारोबार से पैसा निकालता है तो उसे क्या कहते हैं ड्राइंग। तुमने ड्राइंग वगैरह अगर की है उसके बारे में तुमने हमें ज़रूर बताना है, और अगर तुमने कोई एडिशनल कैपिटल अंदर ऐड किया तो इसके बारे में तुमने हमें ज़रूर बताना है। ये एडिशनल कैपिटल, ये 4 इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम अगर उसे देखें जो सिंगल एंट्री सिस्टम में रख रहा होता है उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी नहीं होता, वो सिर्फ इस तरीके से रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन इस तरीके से भी जो शख्स रिकॉर्डिंग करता है चाहे वो छोटे लेवल का, उसे इतना तो पता ही होता है कि जब उसने अपनी दुकान खोली थी तो उसने कितने पैसों से अपनी दुकान खोली थी और कितने पैसे उसके पास इस टाइम मौजूद हैं, और वो अपने घर की ज़रूरत
ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कितने पैसे अपने कारोबार से निकालता रहता है, क्या उसने इस टाइम के दौरान कोई और इन्वेस्टमेंट भी अपने कारोबार में की है। ये 4 बातें ऐसी होती हैं जो हर छोटे बड़े दुकानदार को याद रह जाती हैं, इसके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन हमने उससे कहना है कि इस बार तुमने तुम्हें बता दी है, अगली बार जब तुमने आना है तो ये 4 बातें तुम्हें हर हाल में याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 4 बातें उसे याद होनी चाहिए। अब हम इस तरह करते हैं कि हमारे बुक के अंदर ही कोई एग्जांपल गिवन होगी, हम इसी को ले लेते हैं और इसी से हम क्या करते हैं, अपना फाइंड करना सीखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास उस शख्स का नाम है मिस्टर खान। मिस्टर खान उस शख्स का नाम है, वो एक ट्रक शॉप का मालिक है, वो हमारे पास आता है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। आई होप इतनी तो समझ आएगी होगी। मिस्टर खान ओन्ड अ ट्रक शॉप and use single entry system to record the business transactions. You are required to calculate the profit and loss of Mr. Imran business of the year ended on 31st December 2022 from the given data. Capital at the beginning, withdrawals during withdrawals, ठीक है। withdrawals किसको कहा जाता है, ड्राइंग्स को कहा जाता है, ठीक है। withdrawals 25,000 एंड कैपिटल एट द एंड इज रिपोर्टेड टू 2,25,000, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि मिस्टर खान है, वो एक ट्रक शॉप का मालिक है, उसके पास जो वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। वो अपने सिंगल एंट्री सिस्टम लेकर आपके पास आए हैं और अब आपने क्या करना है, उस सिंगल एंट्री सिस्टम को देखते हुए उसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करके देखना है मिस्टर खान का। अब जब वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए आए हैं तो उसने बताया है कि जो मेरा ओपनिंग उसने आपको अपना ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग उसने बताया कि जब मैंने अपने कारोबार को शुरू किया था तो मेरे पास इतना कैपिटल मौजूद था, यानी कि इतने पैसे मेरे पास, इतना सासा मौजूद था जिससे मैंने अपनी दुकान का आगाज़ किया था। और वो कितना 1,50,000 से मैंने अपने कारोबार को शुरू किया था। और ठीक है, ड्राइंग्स मैंने किए हैं विड्रॉज ड्यूरिंग 2020 और 2020 के दौरान मैंने 25,000 की ड्राइंग्स किए हैं, यानी कि 25,000 रुपये मैंने अपने कारोबार से निकाल लिए थे अपने घर के मकासद को पूरा करने के लिए, या जो भी मेरी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए मैंने 25,000 रुपये निकाल लिए थे। उसके बाद अब मेरे पास कितना कैपिटल है, अब 2,25,000 रुपये मेरा इस टाइम कैपिटल है। और आप मुझे फाइंड करके बताओ कि मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि इस बंदे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। देखने से किस तरीके से पता चल रहा है कि 1.5 लाख से उसने क्या किया, अपने कारोबार को शुरू किया और इस टाइम उसके पास 2,25,000 रुपये इस टाइम उसके पास मौजूद भी हैं और 25,000 रुपये की वो 25,000 रुपये वो निकलवा के अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर चुका है। देखने से भी पता चल रहा है कि इस शख्स को क्या हुआ है, प्रॉफिट। लेकिन हमें जो अकाउंटिंग में होता है हर चीज़ को साबित करना होता है, एक स्टेटमेंट बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमें कैपिटल फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो होते हैं शॉपकीपर्स, उनको उनका कैपिटल याद ही नहीं रहता, उनको चीज़ें याद होती हैं लेकिन उन्हें अपना कैपिटल याद नहीं होता। देखें, वो जो हमने अपने पास एग्जांपल ली थी उसमें उस शख्स को क्या था, कैपिटल याद नहीं था लेकिन उसे कुछ चीज़ें याद थी, उस चीज़ों से हमने कैपिटल खुद फाइंड कर लिया था। इस एग्जाम्पल में जो मिस्टर खान हमारे पास आए हैं, जो हमें कह रहे हैं कि आप मुझे मेरा प्रॉफिट और लॉस फाइंड करके बताएं कि मुझे इस साल के दौरान में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मुझे एक सबूत के तौर पर एक स्टेटमेंट बना के दिखाएं, मुझे ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल इसमें बैंक में सबमिट करवाने के, जहाँ भी जो भी इसकी ज़रूरत है हमें। अब देख रहे हैं, उसने बता दिया कि मेरा शुरू का कैपिटल इतना था, लास्ट कैपिटल मेरा इतना था और आप मुझे अब बना के दिखाएं स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हम आपको पता है कि हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। मैंने आपको सिखाया है चैप्टर नंबर 1 से मैं आपको सिखाती आ रही हूँ कि आपने अकाउंटिंग में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त 3 लाइनें पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर जो नेम मेंशन है आपने वो लिखना है। अब जो नेम हमारे पास मेंशन है वो देखिए क्या है, मिस्टर खान। जो नेम भी मेंशन है, आप कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं देखना कि आप चैप्टर 2 का सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर 3 का, आपने वो नेम मेंशन करना है हर हाल में सॉल्यूशन के वक्त अपनी फर्स्ट लाइन में। फिर आपने सेकंड में वो बनाना है जो आप बनाने जा रहे हैं। तो हम उसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में हम जब किसी का प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर रहे होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के ज़रिए, तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ये स्टेटमेंट बनाने से पहले कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस,
ठीक है, हम उस स्टेटमेंट का नेम मेंशन करते हैं। उसके बाद हम जिस टाइम पीरियड के लिए बना रहे होते हैं, ये डेट हमारे पास गिवन होती है। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस्टर खान फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020। जो डेट हमारे पास गिवन होती है, हम वो डेट को थर्ड लाइन में अपनी मेंशन करते हैं। तो हमारे पास क्या डेट गिवन है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड भी लिख लें या फॉर द पीरियड एंडेड लिख सकते हैं। फॉर द ईयर एंडेड मैं लिख रही हूँ। आगे जो डेट आपके पास मेंशन है आपने वो लिख लें। तो मेरे पास डेट मेंशन है 31 दिसंबर 2020। ये आपने हर अपने सॉल्यूशन टाइम अपने हर क्वेश्चन के साथ यही करना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मेट है, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि इस साइड पे हम अपनी अमाउंट्स को मेंशन करते हैं। अमाउंट्स का ये हमारा कॉलम होता है। अमाउंट्स यहाँ रुपीज़ में हो सकते हैं, आपने यहाँ रुपीज़ मेंशन कर लेना या अमाउंट लिख लें, ये भी ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले आपने एक, मैं आपको नीचे करवा देती हूँ कि जब भी आपके पास इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन गिवन होगा, आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा और क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा। ठीक है, इसके अलावा ड्राइंग्स गिवन होगी और एडिशनल कैपिटल गिवन होगा। कभी एडिशनल कैपिटल लिखा होगा, कभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिखा होगा। इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास जो होगा ना क्लोजिंग कैपिटल, आपके पास जो होगा आपने ये याद रखना है, जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल होगा आपने सबसे पहले अपना क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। क्लोजिंग कैपिटल को लिखने के बाद मैंने आपको बताया 4 चीज़ें आपके पास इस चैप्टर में ज़्यादा गिवन होंगी, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट के अलावा एडिशनल कैपिटल भी कहा जाता है। क्लोजिंग कैपिटल पहले आपने लिखना है। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर अगर आपके पास कोई ड्राइंग की वैल्यू गिवन है तो आपने उस वैल्यू को हमेशा ड्राइंग को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ऐड ड्राइंग। ठीक है, आपने अपनी ड्राइंग की वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर कोई इस बंदे ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, एडिशनल ठीक है, कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है आपने उसकी वैल्यू को माइनस कर लेना है। फिर आपके पास जो यहाँ पे सॉल्व इन करने के बाद आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के अंदर से हमेशा आपने माइनस कर लेना है अपना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को जब आप अपना माइनस कर लेंगे तो आपके पास आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है यानी कि माइनस में जा रहा है तो यानी कि आपको लॉस हो गया है, और अगर आपका जवाब पॉजिटिव है तो यानी कि आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये आपने ये याद रखना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो ओपनिंग कैपिटल होगा आपने स्टार्ट में लिखना है अपना ओपनिंग कैपिटल। उसके अंदर अगर आपके पास कोई ड्राइंग गिवन है तो आपने ड्राइंग की वैल्यू को ऐड कर लेना है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट है तो उसको लेस कर देना है। फिर आपके पास जो इनको सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आएगा उसे आप कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, और उसके अंदर से आपने अपना ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर लेना है। ये आपने याद कर लेना है कि सिर्फ आपने ड्राइंग की वैल्यू को ऐड करना है, इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन होंगे आपने क्या कर लेना है, उन्हें माइनस कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। गिवन हो तो आपको पता है कि ड्राइंग गिवन है तो ऐड कर देना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट गिवन है तो माइनस कर देना है। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आपने फाइंड करना है। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आपने फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें आपके पास हर हाल में होनी ज़रूरी होती हैं। ड्राइंग नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ गिवन नहीं है तो फ़र्क पड़ता है, ये फाइंड करनी पड़ती हैं। क्लोजिंग कैपिटल किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इसकी एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के हम अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं, और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हम अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि प्रॉफिट कि अगर हमने सिर्फ प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना हो, ओपनिंग कैपिटल भी हमारे पास गिवन हो, ड्राइंग भी गिवन हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी गिवन हो और क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन हो, तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में इंशाल्लाह हम देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो किस तरीके से फाइंड करना। अब हमारे पास क्या है, अब हम अपने सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं।
अब देखें ये इसके कैपिटल एट द बिगनिंग, कैपिटल एट द बिगनिंग का क्या मतलब है? कैपिटल एट द बिगनिंग का मतलब होता है ये उसका ओपनिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल आपको पता है हम लास्ट पे लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल स्टार्ट में नहीं लिख देना कि ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल को आपने लास्ट पे लिखना है, इसको आपने छोड़ देना है एक दफ़ा, विड्रॉज आपने छोड़ देना है एक दफ़ा। सबसे पहले हमने ढूंढना है कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है तो ठीक, नहीं तो हमने फाइंड करना है। तो कैपिटल एट द एंड इज़ रिपोर्टेड, कैपिटल एट द एंड का क्या मतलब है? ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल लिख लें, ये ज़्यादा आसान है, या कैपिटल एट द एंड लिख लें, या आपकी मर्ज़ी होती है स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे, ज़्यादा आसान रहता है याद रखने में। क्लोजिंग कैपिटल की आप देखिए अमाउंट क्या हमारे पास 2,25,000, ठीक है। आपने ये लिख देना है 2,25,000, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, मैंने लिख दिया क्लोजिंग कैपिटल की। क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं? अपनी ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स भी गिवन है, तो हमने क्या करना है? ड्राइंग की वैल्यू को ऐड कर लेना है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉवल्स, ठीक है। आप विड्रॉवल्स ड्यूरिंग द 2020 भी लिख सकते हैं, या आप सिर्फ ड्राइंग का वर्ड लिख लें। जब जहाँ भी कहीं आपके पास विड्रॉज वगैरह यानी कि ड्राइंग्स आती है तो आप सिर्फ ड्राइंग का वर्ड लिख लें, ठीक है। ड्राइंग्स, ये इस तरीके से आप अपने अकाउंटिंग को समझें, ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग, ड्राइंग की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? ड्राइंग की वैल्यू हमारे पास है 25,000, तो आपने क्या करना है? मेंशन कर देना है 25,000, ठीक है। आई होप अब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा। 25,000 आपने लिख लेना। उसके अंदर से अब ये जो आपके पास आ गया, ठीक है, ड्राइंग्स की वैल्यू को आपने क्या कर दी? ऐड। इसके अलावा आपके पास लिखा हुआ है जी, अब देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको कहा एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन है तो माइनस कर दें, नहीं गिवन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट गिवन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसकी हेडिंग देंगे लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पूरे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? ये साइन लगा लें, या आप यहाँ पे नील का वर्ड लिख लें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपनी इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2,25,000 के अंदर अपनी ड्राइंग की वैल्यू को, जो हमने ड्राइंग्स किया उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2,50,000। जो ये आंसर हमारे पास आता है, इनको सॉल्व करने के बाद इसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाता है, इसको हम नाम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल के अंदर से जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन होता है, जो आपकी स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग को हम क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल, यानी ओपनिंग कैपिटल को भी हमने क्या कर लेना है? लेस कर लेना है, लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू क्या हमारे पास? 1,50,000। तो जब आपने 2,50,000 में से 1,50,000 की वैल्यू को माइनस करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1,00,000। अब देखिए ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है, मेरी इस वैल्यू के साथ जब आप माइनस करेंगे दोनों को, तो नेगेटिव का साइन नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो यानी कि हमें क्या हो गया? हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को आपने लिखना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जस्ट प्रॉफिट का वर्ड आपने मेंशन नहीं करना, आपने नेट प्रॉफिट लिखना है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये आपने उसको बता देना कि भाई इस अरसे के दौरान आपको 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ हमारे एग्जांपल नंबर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये फॉर्मेट आपने याद कर लेना है, जो पूरे चैप्टर के अंदर आपको काम आएगा। कि सबसे पहले चैप्टर नंबर कोई भी क्वेश्चन अकाउंटिंग आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने ये 3 लाइनें ज़रूर फिल करनी है। फर्स्ट लाइन में आपने नेम मेंशन करना है, सेकंड लाइन में जो आप अकाउंट या स्टेटमेंट या कुछ भी बनाने लगे हैं उसकी हेडिंग देनी है, थर्ड लाइन में आपने वो डेट मेंशन करनी है जिस टाइम पीरियड के लिए आप वो बनाने लगे हैं। अब हमने चूंकि बनाई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। इस साइड पे हम अपने अमाउंट्स लिखते हैं और इस साइड पे हम अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले क्या क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर अपनी ड्राइंग की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? एडिशनल
कैपिटल गिवन हो तो उसको माइनस कर लेते हैं और उसके बाद हम ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू को भी माइनस कर लेते हैं, और जो हमारे पास आंसर आता है अगर वो नेगेटिव हो तो लॉस होता है, पॉजिटिव हो तो प्लस होता है। ठीक है, यानी पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने ओपनिंग कैपिटल को स्टार्ट में लिखना है, सिर्फ ड्राइंग की वैल्यू को ऐड करना है। इसके अलावा किसी किस्म का भी डाटा अगर आपके पास गिवन है तो आपने उसको माइनस कर लेना है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा इसको इस शख्स को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सिंगल एंट्री सिस्टम से हम प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको एग्जांपल नंबर 1 की समझ आ गई होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक एग्जांपल से समझा और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो पेज नंबर 23 पे हमारे पास गिवन थी, मिस्टर खान ओन्ड अ ट्रक शॉप की, ये एग्जांपल हमने कंप्लीट किया। कल हम अपनी एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आपके सामने नंबर मेंशन हो रहा होगा। ठीक है, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।